हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम बैक। हम लोग आ गए हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमने 3 लर्निंग आउटकम्स कवर किए थे, लर्निंग आउटकम ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं लर्निंग आउटकम डी का कुछ पार्ट। जी हाँ, लर्निंग आउटकम डी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी लर्निंग आउटकम है, जिसमें हम जितने भी कैटेगरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर में डिटेल में चर्चा करते हैं। अभी इस पार्ट में हम लोग ज्यादा नहीं, लेकिन हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी को कवर करेंगे। इवन उतना भी करना, मेरे ख्याल से हम इस मटेरियल में हम लोग आधे दूर पहुंच जाएंगे। टोटल मटेरियल 12 पन्ने का है, मेरे हिसाब से 6 पन्ने तक हम लोग डिस्कशन सिर्फ हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी की कर रहे होंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ लेंदी क्लास फॉर श्योर। 1 घंटा तो कम से कम लास्ट क्लास में लग गया, तो इस क्लास में भी 1 घंटा से ज्यादा लग सकता है। बट उस बीच में हम लोग काफी सारी वैल्यू इंक्रीमेंट के साथ में इस क्लास को खत्म करेंगे। अगेन एज अ जनरल अपील, मैं हमेशा ही आपको अपील करता हूं कि कंसंट्रेशन बहुत हाई रखिएगा। हर बातों को समझने के पीछे, हर बातों के पीछे जो सार है उसको समझने की ट्राई कीजिएगा। इट इज अ गुड कोर्स, और उस कोर्स के साथ में उतने ही हम लोग शिद्दत से पढ़ाई करके ही अपने नंबर लाने वाले हैं। क्लियर है? तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीख लिया था कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से अलग कैसे हैं, इधर क्या क्या प्रॉब्लम्स और किस तरह के यहां पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के, मैं कह सकता हूं, एसेट्स हैं आपके पास। अब हमें जो नेक्स्ट सीखना है वो ये है कि हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी इन पर्टिकुलर किस तरह के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैं कह सकता हूं इधर 0 से लेकर के ऑलमोस्ट 100 तक आप सारी बेसिक बातों को कवर करने वाले हो। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो विथ रेस्पेक्ट टू हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी, एवरीथिंग विल बी डिकोडेड हियर। सो लेट्स पे अटेंशन। दिस इज लर्निंग आउटकम डी, जहां पे हम हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी और बाद बाकी और भी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ओनली हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेज फंड्स, हेज फंड्स मैंने आपको सबको पहले ही बता रखा है, ये अमीरों का म्यूचुअल फंड है, जहां पे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स एक पूल बनाते हैं, एक फंड्स का पूल बनाते हैं, और बाद में हेज फंड मैनेजर इसी पैसे को अलग अलग स्ट्रैटेजीज में एम्प्लॉय करके पैसे बनाता है। यहां जब स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय की जाती है उस समय लेवरेज पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन और अपने चाहे तो अलग तरह के रिस्क की वेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टेक अप डेरिवेटिव्स पोजीशन है। तो यहां पे हेज फंड्स पे इतनी ज्यादा, मैं कह सकता हूं, लिमिटेशंस नहीं है। ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो यहां पे रेगुलेशंस कम है, ट्रांसपेरेंसी भी कम है, एंड बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। हम हर चीजों पे एक एक करके बातें कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हेज फंड्स में क्या क्या मेन फीचर्स हैं या फिर मेन इनके इंट्रोडक्शन क्या है। तो पहला इंट्रोडक्शन में पॉइंट आता है कि हेज फंड्स एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। ये बात हमेशा ध्यान रखना, हेज फंड का जिक्र होगा तो हेज फंड की स्ट्रैटेजीज का जिक्र भी जरूर होगा। हम लोग हेज फंड्स जब खत्म करने वाले होंगे उस समय स्ट्रैटेजीज आएंगी, मैं एक एक करके उनके बारे में भी आपको समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझिए, ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनको एम्प्लॉय करके हेज फंड मैनेजर पैसे कमाता है। नंबर 2, हेज फंड ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मैनेजर्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी का कारण है क्योंकि ये लोग शॉर्ट पोजीशन, डेरिवेटिव पोजीशन और लेवरेज पोजीशन ले सकते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर में कोई लंबी चौड़ी रेगुलेशंस भी नहीं है, सो दे आर मच मोर फ्लेक्सिबल। कारण एक ही है, ये लोग पब्लिक के पैसे के साथ खेल नहीं रहे, इसीलिए इनके पास में, कह सकता हूं, एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। Point number 3 is with respect to the use of leverage, short position and also taking long or short position in a derivative segment. तो वो भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उस पर भी ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, so that would not help hurt you. Clear है? चलिए, ओके, नेक्स्ट अप आर रोल ऑफ प्राइम ब्रोकर्स। अब ये बात समझिएगा, हम जैसे आम लोगों के लिए ना ब्रोकर्स बहुत बड़ी बात है। हम लोग को कुछ भी खरीदना बेचना है, हम लोग किसको कांटेक्ट करते हैं? ब्रोकर्स को। ऑब्वियसली बात है, हमारा जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम भी होता है वो बहुत कम होता है यार, हम छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट हेज फंड्स, वी टॉक अबाउट हेज फंड मैनेजर्स, इनके ट्रेड्स बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। प्रोबेबली दे आर डीलिंग विथ वेरी वेरी हाई वॉल्यूम्स, जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि यहां पे इनका नॉर्मल ब्रोकर्स से काम कभी चलता ही नहीं। दे नीड स्पेशलाइज्ड ब्रोकर्स, आई वुड से वेरी लार्ज ब्रोकर्स, जिसका नाम होता है प्राइम ब्रोकर्स। ये प्राइम ब्रोकर्स इतने बड़े ब्रोकर्स होते हैं, आप इमेजिन कर लीजिए, जो आरबीआई वगैरह के साथ में भी डीलिंग्स करने में मदद करते हैं। सो ये एक्चुअल में बहुत बड़े ब्रोकर्स हैं। ये ब्रोकर्स काफी सारे, मैं कह सकता हूं, पैकेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सारे हेज फंड्स को, जिसमें कस्टोडियन सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड बहुत सारी और भी तरह की सर्विसेज दी जाती है। यहां पे इस पॉइंट को रिमेंबर इतना ही करना है कि
when it comes to hedge funds, normal brokers are not employed. We employ prime brokers, we employ very big brokers. क्लियर है? देख लेते हैं यहाँ पे क्या है. सबसे पहले ये ब्रोकर्स कौन होते हैं? ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ही होते हैं. ठीक है, गोल्डमैन सैक्स है और भी कई सारे हैं, वो लोग ही सब मिल करके इसके बिजनेसेस करते हैं. दे ऑफर पैकेज ऑफ सर्विसेज टू हेज फंड्स. बहुत सारे पैकेजेस ये ऑफर करते हैं. इनकी बंडल्ड सर्विसेज में ये कस्टोडियल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मनी लेंडिंग, सिक्योरिटीज लेंडिंग फॉर शॉर्ट सेल्स एंड ट्रेडिंग, इस तरह की कई सर्विसेज ऑफर करते हैं टू हेज फंड्स. यहां पे बस इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्राइम ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिटर्न ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज फंड्स. वेल, हेज फंड्स का जो रिटर्न ऑब्जेक्टिव है वो दो तरह का हो सकता है. पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा एब्सोल्यूट बेसिस और दूसरा है हमारा रिलेटिव बेसिस. और बहुत सिंपल है, अगर कोई हेज फंड बोलता है कि मैं 15% साल का कमाना चाहता हूं, तो उसका जो रिटर्न का ऑब्जेक्टिव है वो एब्सोल्यूट है. यानी कि उसने एक नंबर दे दिया, उसने एक वैल्यू दे दी, बस मुझे इतना करना है, बात खत्म. दैट इज एब्सोल्यूट. रिलेटिव होता है जब आप किसी के मुकाबले अपने ऑब्जेक्टिव्स किसी के सामने रखो. फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा स्टेट करो कि निफ्टी जितना भी कमा के देगा उससे ज्यादा कमा के मैं दूंगा, या निफ्टी से 5% ज्यादा कमाऊंगा, या निफ्टी का डबल कमा के दूंगा. अगर आप इस तरह का कोई रिटर्न ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो वहां पे आपने एक बेंचमार्क की मदद ली है. उस बेंचमार्क के मुकाबले आप अपने रिटर्न ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई कर रहे हो. हेंस द नेम रिलेटिव ऑब्जेक्टिव. एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? आप सीधा सीधा कहोगे कि ये परसेंटेज या फिर ये वैल्यू मेरे को कमा के देने का है. गॉट द पॉइंट? अगेन, इसको अगर हम रेगुलर लाइफ में भी देखें तो हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं. अगर एक क्लास है, उस क्लास में कोई बच्चा बोले मेरे को 98% लाना है, या मेरे को 98% लाना है, मेरे को फर्स्ट आना है क्लास में. चलो फर्स्ट भी यहां शायद नहीं होगा, लेकिन 98% लाना, अगर ऐसा बोले तो एब्सोल्यूट है. लेकिन अगर बोले मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस रिलेटिव हो गई, क्योंकि फर्स्ट आना डिपेंड करता है बाद बाकियों के कैसे नंबर आते हैं. तो वैसे में फर्स्ट आना, इसका मतलब आप एक रिलेटिव ऑब्जेक्टिव दे रहे हो. तो दोनों ही तरह से ऑब्जेक्टिव हेज फंड्स के केस में पॉसिबल है. आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों बेसिस पे अपने ऑब्जेक्टिव्स दे सकते हो. यहां लिखा है हेज फंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स कैन बी स्टेटेड इन एब्सोल्यूट बेसिस और ऑन रिलेटिव बेसिस. एब्सोल्यूट में देखिए 10% बोल दिया, और रिलेटिव बेसिस में बोल दिया 5% अबव अ स्पेसिफाइड बेंचमार्क रिटर्न. क्लियर है? तो ये हो गए अबाउट द रिटर्न ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज फंड्स. एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं, अभी तक हमने हेज फंड्स का शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था हेज फंड में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज इंप्लॉय होती है, और डेरिवेटिव, शॉर्ट पोजीशन वगैरह वगैरह वो सब वो लोग लेते हैं. इसके अलावा हमने यहां सीखा कि यहां पे प्राइम ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड लास्ट में हमने अभी ये सीखा है कि यहां पे रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिटर्न और एक होता है रिलेटिव रिटर्न. अब आते हैं हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ हेज फंड में, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्लीज इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करें. स्ट्रक्चर ऑफ हेज फंड्स अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां पे सिचुएशन समझानी पड़ेगी. मैं अगेन अपने रफ पेज में आता हूं जहां पे मैं आपको ये सब समझा पाऊंगा. तो सर समझिए ये होता कैसे इन्वेस्टमेंट. सपोज कीजिए 3 सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, उनका नाम है ए, बी, सी. ठीक है, और एक मैनेजर है, इनका नाम है एम. ठीक है, इनका नाम हो गया ए, बी, सी, और इसका नाम हो गया एम. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया जाता है कि ये लोग सब लोग मिल करके एक फंड बनाते हैं. ठीक है, ये लोग सब लोग मिल करके एक फंड बनाते हैं. इस फंड को या फंड बोल सकते हैं या पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप. क्या बोलते हैं? लिमिटेड पार्टनरशिप. इस लिमिटेड पार्टनरशिप में ये लोग भी एक पार्टनर्स होते हैं और ये भी एक पार्टनर होता है, एम भी. एम किस तरह का पार्टनर है ये सीख लीजिए. एम एक जनरल पार्टनर है. क्या पार्टनर है? जनरल पार्टनर. और वहीं पे बाद बाकी सारे जो हैं वो है लिमिटेड पार्टनर्स. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए, बी और सी, इन सभी की जो लायबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है. इनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड. इसको जनरल पार्टनर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारी डिसीजन मेकिंग किसकी होती है? इसकी. सारी की सारी डिसीजन मेकिंग किसकी होगी? एम की. इसलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं जनरल पार्टनर.
ठीक है। नेक्स्ट बात ये आती है कि भैया ये जनरल पार्टनर है, तो इसको पार्टनरशिप में क्या मिलेगा? तो इसको मिलेगा सर फीस। इसको प्रॉफिट में शेयरिंग डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये फीस के नाम से मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? फीस। आप बोलोगे भैया कौन सी फीस मिलेगी? तो भैया फीस भी दो तरह की होती है और दोनों मिलेगी इसको। पहली फीस मिलेगी मैनेजमेंट फी और दूसरी फी मिलेगी इंसेंटिव फी। जो मैनेजमेंट फी होती है ना, वो AUM पे चार्ज होती है। अब ये AUM क्या होता है? AUM इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। यानी कि सपोज करो A ने 1 करोड़ रुपया दिया होगा, ठीक है, 1 करोड़, 2 ने भी 1 करोड़ और 3 ने भी 1 करोड़। तो टोटल कितना फंड इन्वेस्ट हुआ इस पार्टनरशिप में? टोटल 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए। इसने अपना 1 रुपया नहीं दिया, ये यूजुअली देता भी नहीं पैसा। तो ये जो 3 करोड़ होगा ना, इसी को हम बोलेंगे AUM। ये वैल्यू ऑब्वियसली विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड एंड रिटर्न्स अर्न्ड बढ़ती घटती रह सकती है। जो भी पैसा इस पार्टनरशिप में होगा, उस फंड में होगा, उसी को हम बोलेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट। उस एसेट अंडर मैनेजमेंट पे सर्टेन परसेंटेजेस, यूजुअली 2% की मैनेजमेंट फी लगती है। अब ये डिसाइड करके आप 2 से डिविएट भी कर सकते हो, बट आमतौर पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 2%। यानी कि जितना भी पैसा उस पार्टनरशिप में, उस फंड में डाला हुआ है, उसका 2% इसको मैनेजमेंट फी मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो शर्त है वो कुछ भी नहीं है। साल बीता मैनेजमेंट फी मिलेगा ही मिलेगा। अब भले ही आपने प्रॉफिट कमा के दिया अपने पार्टनर्स को या फिर लॉस, अगर आप एक जनरल पार्टनर है तो जनरल पार्टनर को ये सारी फी मिलेगी ही मिलेगी, जिसको हम बोल रहे हैं मैनेजमेंट फी। याद रहेगा? चलिए, मैनेजमेंट फी के बाद में आती है अपनी इंसेंटिव फी। तो इंसेंटिव फी जो होती है ना सर, ये चार्ज होती है प्रॉफिट्स पे। ये बात याद रखिएगा, ये किस पे चार्ज होती है? प्रॉफिट्स पे। इसका मतलब अगर आपने अपने बाकी पार्टनर्स को प्रॉफिट कमा के दिया है, तो आप उसका 20% ऑन एन एवरेज चार्ज कर सकते हो अपनी इंसेंटिव फी। कम बेसी अगेन अलाउड है, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 20% का है। सो 20% आप उसका भी चार्ज कर सकते हो। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे में अब आपको सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। कुछ लिमिटेड पार्टनर्स होंगे जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी। एक जनरल पार्टनर होगा जो सारी डिसीजन मेकिंग करेगा, और जनरल पार्टनर को 2 तरह की फीस मिलेगी, एक है मैनेजमेंट फी, एक है इंसेंटिव फी। मैनेजमेंट फी जो होती है वो AUM पे चार्ज होती है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट पे चार्ज होती है। और इंसेंटिव फी एक्चुअल में प्रॉफिट्स कमाए हुए पे चार्ज होता है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट, यू कैन शेयर 20% ऑफ दैट प्रॉफिट। गॉट द पॉइंट? तो इस तरह की ये फीस वगैरह लगती है, लिखने का दरकार नहीं है, सब कुछ आपकी मैट में लिखा हुआ है। ठीक है, हम वहीं से शीट से या मैट से जो भी, वहां से जाकर के पढ़ लेंगे। तो ये ओवरऑल सा स्ट्रक्चर हुआ, आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। लिमिटेड पार्टनर्स कौन है, जनरल पार्टनर कौन है, जनरल पार्टनर को क्या फीस मिलती है, कौन सी फी कैसे कैलकुलेट होती है, सारा फ्लो समझ में आया। आइए देखते हैं अपने बुक से। जस्ट अ मिनट। चलिए, पॉइंट नंबर 1 गौर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, हेज फंड्स आर टिपिकली लिमिटेड पार्टनरशिप्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लिमिटेड पार्टनरशिप होता है। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशनल यानी कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहां पे लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, और उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। ये भी यहां पे बात लिखी हुई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नाम पे। थर्ड है, जो मैनेजर फर्म है, जो मैनेजमेंट फर्म है, वो एक जनरल पार्टनर है, और उसको 2 तरह की फी मिलेगी। एक है मैनेजमेंट फी विच इज चार्ज ऑन AUM, दूसरा है इंसेंटिव फी विच इज चार्ज ऑन रिटर्न्स। तो बहुत ही, मैं कह सकता हूं, अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में मैंने ये सारी चीजें मेंशन की आपके लिए। ये हकीकत की बात है, अगर इंस्टीट्यूट की बुक में इसको ढूंढने जाएंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। यहां पे आपको काफी कंडेंस्ड फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन जो जो जरूरी है सब दे दी गई है। इतना याद रखने से आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? सो स्ट्रक्चर ऑफ हेज फंड्स इज डन। नेक्स्ट अप इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिडेम्पशंस। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, रिडेम्पशन करने के टाइम पे, यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आकर के बोलता है कि मुझे इस फंड से अपने पैसे वापस विड्रॉ करने हैं, तो वो इतना आसान नहीं है, ये याद रखिएगा। क्यों आसान नहीं है, उसका कारण बता देता हूं। अब देखिए, सपोजिटली मैंने आपको अपना आइडिया पिच किया, मैंने बोला कि सुनो ना, मेरे पास में ऐसी
टेक्निक्स है, ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिससे मैं 25% रिटर्न तुमको साल भर का कमा के दे सकता हूं। तुम बोले यार 25% साल का, भैया क्या बात कर रहे हो, एफडी में 7%, म्यूचुअल फंड में 12-13%, आपके पास ऐसी क्या तरकीब है कि आप 25% कमा सकते हो? मैंने बोला देखो भाई, पैसे दोगे तो मैं कमा के दे दूंगा, मैं बताने वाला तो हूं नहीं, और जाहिर सी बात है कोई नहीं बताता, मैं क्यों बताऊंगा। और आपको हकीकत की बात भी बता दूं कि मेरे पोर्टफोलियोज मैंने डिजाइन ऐसे ही किए हुए हैं कि मैं 25% साल के कम से कम कमा पाऊं उस पर, ठीक है। तो अब वो कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे वो बात की बात है, बट डिजाइन ऐसे ही करते हैं और यूजुअली मॉनिटर करते हैं, तो अभी तक तो कहानी ठीक ही चल रही है, अच्छा ही चल रहा है। 25% ऑन एन एवरेज आ जाता है साल का, ऑन एन एवरेज, ठीक है, हर साल नहीं आता है, एवरेज का। अब मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप मुझे पैसे देते हो, फॉर एग्जांपल आपने मुझे सपोज करो 20 लाख रुपए दे दिए, भैया आप 20 लाख रुपए हमारे लगाइए, मैंने 20 लाख रुपए अपने हिसाब से शेयरों में लगा दिए, जहां जहां मुझे सही लग रहा था मैंने पैसे लगा दिए, विद द ऑब्जेक्टिव कि आपको मैं 25% कमा के दूंगा। अचानक से कोई कारण से शॉर्ट टर्म में मार्केट क्रैश हो जाए, कोई भी रीजन से, और मार्केट क्रैश होकर के मैंने जहां जहां पैसा लगाया ऑब्वियसली सब जगह थोड़ा थोड़ा करके नुकसान हुआ ही है। आप डर के मारे भागते भागते मेरे पास में आ जाओ और आकर के बोलो कि भैया मुझे मेरा पैसा अभी का अभी वापस दे दीजिए, मैं बोलूंगा यार क्या आदमी है, अभी तो दे के गया, 2-3 महीना हुआ नहीं और वापस पैसा मांग रहा है। मेरी स्ट्रैटेजी को वर्क करने में थोड़ा समय लगेगा, इतना जल्दी होगा नहीं, क्रैश हो जाएगा मार्केट तो स्ट्रैटेजी थोड़ी ना काम करेगा, मुझे थोड़ा समय दो, नहीं तो मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पाएगी। और आप बोल रहे हो नहीं नहीं हमें तो रिडीम करना है, हमें पैसे दे दीजिए भैया अभी का अभी। पता है क्या नुकसान होगा? नुकसान आपका ही होगा और भारी नुकसान होगा। क्योंकि क्या होगा, जब मैं 20 लाख रुपए आपके जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, पहला तो उनको आज भी अगर सौदा काटूं तो नुकसान ही होगा क्योंकि मार्केट क्रैश हो चुका है, ऑलरेडी हमको नुकसान हो चुका है। दूसरा, जब मैं वापस सेल करूंगा तो पैनिक सेलिंग अगर इंप्लीमेंट हो गई, पैनिक सेलिंग हुई तो हमको और नुकसान हो सकता है प्राइसेस और नीचे जाएं, हमको और नुकसान हो जाए। उसके ऊपर से रिडेम्पशन के टाइम पे जो अपने चार्जेस लगेंगे, जो अपना ब्रोकरेज वगैरह लगेगा, वो भी खर्चा लगेगा। यानी कि अगर नटशेल में बात बोलूं तो ये विन विन स्ट्रैटेजी है ही नहीं। और ये आमतौर पे हम गलतियां म्यूचुअल फंड्स में भी करते हैं। हम म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते हैं और बाद में मार्केट क्रैश होता है तो हम सोचते हैं म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल लेते हैं। वो गलत सोच है। अगर आप उस समय म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हो तो आप अननेसेसरी रिडेम्पशन प्रेशर उस फंड पे डाल देते हो, जिसके वजह से कलेक्टिवली सबको नुकसान होता है। और ये कलेक्टिव रेस्पॉन्स ही है, जब सब पैसे निकाल रहे हैं तभी आप निकालते हैं, तो नुकसान सबका होता है और ऐसी ही दुनिया चलती है, कुछ कर नहीं सकते। बट हेज फंड्स इस मामले में आपको रिडेम्पशन करने ही नहीं देंगे। मैंने आपको पहले ही बोला, ये म्यूचुअल फंड नहीं है जहां पे आप रेगुलेट हो रहे हो या फिर आपके ऊपर पाबंदियां हैं, यहां कुछ नहीं है। हेज फंड आपसे पैसे लेते वक्त उसी समय बोल देगा कि भैया 3 साल तक पैसे रिडीम करने की सोचना भी मत। मेरी स्ट्रैटेजी को हो सकता है 3 साल लगे एग्जीक्यूट करने में मेरे को, तो 3 साल तक आपको अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ये पहली शर्त है हमारी। इस शर्त को हम लोग बोलते हैं लॉक अप पीरियड। ऐसी भी शर्त रखी जा सकती है कि आपको जब भी पैसे चाहिए उसके 6 महीने पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कि आपको पैसे चाहिए। एकदम इमीडिएटली कुछ भी नहीं मिलने वाला। गिव अस अ नोटिस पीरियड एंड देन वी विल गिव यू इन 6 मंथ्स। 6 महीना 3 महीना जितना आप रखना चाहे रख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको टाइम मिल जाता है, अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड करने का थोड़ा समय मिल जाता है, तो दैट कैन बी ऑल्सो डन। एंड तीसरा होता है रिडेम्पशन फी। रिडेम्पशन के टाइम पे फीस लगा दी जा सकती है, एक लोड लगा दिया जा सकता है जिससे डिस्करेज किया जाए लोगों को निकलने से। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5% की फी लगा रखी है रिडेम्पशन पे। अगर आप अपना पैसा 5 साल से पहले विड्रॉ करोगे तो 5% की फी लग जाएगी। शायद आप इस डर से ही पैसे विड्रॉ करोगे नहीं, क्योंकि 20 लाख का 5% तो 1 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब मैं 1 लाख रुपए आपसे चार्ज ले लूंगा अगर आपने रिडेम्पशन किया तो। ये सारा डिस्करेज मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गंदे समय में आप रिडेम्पशंस लाएं। रिडेम्पशंस नहीं चाहिए हमें। क्लियर है? और उन्हीं रिडेम्पशंस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये 3 मैकेनिज्म हमारे सामने है, ये 3 रास्ते हमारे सामने हैं। पहला है लॉकअप पीरियड, दूसरा हमारा नोटिस पीरियड और तीसरा है हमारा रिडेम्पशन फी। ये रिडेम्पशन फी के लिए लिखा हुआ भी है दैट दिस जनरली ऑफसेट्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि रिडेम्पशन फी क्या बात का ले रहे हो, कहां लिखा है बताओ हमें, तो आप रैशनल दे सकते हो कि यार हम रिडेम्पशन फी इसलिए वसूल रहे हैं क्योंकि ये जो मार्केट में नीचे लेवल पे हमको नुकसान होगा, हमको ब्रोकरेज लगेगा, हमको ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा, उसकी भरपाई तो हम आपसे ही करेंगे, हम थोड़ी ना वसूलेंगे उसको, या हम थोड़ी ना भुगतेंगे।
आपको पैसा देना होगा, तो आप उसका रैशनल ऐसे पेश कर सकते हो दैट दिस इज जस्ट टू ऑफसेट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस प्लेस किए जाते हैं एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। गॉट द पॉइंट? तो हेज फंड्स में ये रेस्ट्रिक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू रिडेम्पशंस। आइए आगे बात करते हैं। नोट है एक छोटा सा, ये नोट अगेन वही बता रहा जो मैंने आपको पैनिक सेलिंग से रिलेटेड बात बताई थी। यहां पे देखिए लिखा हुआ भी है कि रिडेम्पशंस ऑफन इंक्रीज व्हेन हेज फंड परफॉर्मेंस इज पुअर, यानी कि कभी हेज फंड जब अच्छा नहीं कर रहा होगा तब ज्यादा रिडीम करेंगे लोग। ऐसे में द कॉस्ट ऑफ ऑनरिंग रिडेम्पशंस में इवन फर्दर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप। सारी बात मैंने पहले ही बता दी थी। अगर आप बुरे वक्त में रिडेम्पशन करोगे तो इसका नुकसान उल्टा और ज्यादा होगा। इसी वजह से हेज फंड थोड़े और ज्यादा रिस्की होते हैं। एंड मैं कहता हूं सिर्फ हेज फंड क्यों, ये तो म्यूचुअल फंड्स पे भी लागू होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक तो म्यूचुअल फंड्स के केस में भी लागू होता है, तो आपको वो भी समझना चाहिए। नेक्स्ट अप इज फंड ऑफ फंड्स। इंपॉर्टेंट लिखिए इस पे। नेक्स्ट अप इज सर फंड ऑफ फंड्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। अब सर ये फंड ऑफ फंड्स क्या, समझाइए ना। सिंपल है, आप जब से हेज फंड्स पढ़ रहे हो आज से और इससे पहली वाली क्लास से भी, आपके मन में एक मलाल रहा होगा कि यार हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो क्या हम हेज फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? मतलब गरीब होने का ये इतना बड़ा हमें सजा क्यों मिले? वाई शुड वी लेफ्ट अलोन? तो आपके लिए एक ऑप्शन आया। मैं थोड़ा ड्रामेटिक ज्यादा हो रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए एक ऑप्शन आया। आपके जो हौसले हैं उनको बुलंद करने के लिए एक और मैंने यहाँ पे चिराग जलाया। वाह वाह वाह, कुछ ज्यादा ही बॉलीवुड हो गया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यार देयर इज स्टिल अ चांस फॉर यू टू इन्वेस्ट इन हेज फंड्स। आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो भी 1 करोड़ रुपया नहीं है तो भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब उसका उपाय क्या है, अगेन थोड़ा डायग्राम से समझाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, सुनो ना। एक शाना आदमी है, ठीक है। शाना आदमी मतलब होता है इंटेलिजेंट आदमी, ठीक है। इस इंटेलिजेंट नाम आदमी का सपोज करो नाम है गौरव, ठीक है। कोइंसिडेंस है, चलो पूरा कोइंसिडेंस है। सपोज करो एक शाना आदमी है, इसका नाम है गौरव काबरा, यानी कि मैं, ठीक है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मैं इतने सारे स्टूडेंट्स से कनेक्ट करता हूं, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं एंड ज्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, HNIs नहीं है, पैसे वाले नहीं है, ठीक है। मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके दे सकते हैं। तो सपोज करो मैंने अपने 6 अलग अलग स्टूडेंट्स को बोला कि यार एक काम करो ना, आपके पास कितना कितना पैसा है ये बताओ मुझे। तो सबने बोला भैया हमारे पास 1 करोड़ रुपया तो कोई हाल में नहीं है। 6 की जगह चलो और भी कर देते हैं, 8-9 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा नंबर्स वंबर्स से डील करना है। अब जितने भी है ये रहे। सपोज करो ना इतने सारे लोगों से मैं घिरा हुआ हूं, सब मेरे को जानते हैं, और मैंने बोला कि यार इन सब से ना पैसे ले लेते हैं। इन सब से मैंने पूछा यार आप मैक्सिमम कितना रुपया मुझे दे सकते हो, मुझे बताओ। इन्होंने बोला भैया हमारे पास 1-1 करोड़ तो नहीं है, अगर हम 1-1 करोड़ होते ना तो हम तो कब का दे देते। किसको दे देते? हेज फंड को। मैं बोला एक काम करते हैं, हेज फंड का मजा आपको कराएंगे, आपको हेज फंड का एक्सपोजर हम देंगे, आप बस इन्वेस्ट करो हम में। तो मान लो सभी ने मिलकर के 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, एक एक बंदों ने, ठीक है। इनके पास किसी के भी पास 1 करोड़ नहीं है, याद रखिएगा। 1 करोड़ होने से तो ये खुद ही म्यूचुअल उसमें हेज फंड में चले जाते। सबने कितना कितना रुपया दिया? 50 लाख। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है, पूरे 10 बार हो गया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हाँ पूरे 10। मुझे बताइए 50 लाख इंटू 10, अगर मेरा गणित ठीक दौड़ रहा है तो होता है 500 लाख, यानी 5 करोड़ रुपए। कितना होता है? 5 करोड़। अब ऐसे में मैं एक शाना आदमी हो गया, क्योंकि मेरे पास अब 5 करोड़ रुपए एक फंड में आ गए हैं। मैं क्या करूंगा पता है? मैं इस 500 करोड़ से 5 हेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। कितने हेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया? 5। और ये कौन कौन से हेज फंड में इन्वेस्ट करेंगे ये मैंने अपनी बुद्धि लगा करके डिसाइड किया है। मेरी एक्सपर्टीज है, मुझे पता है कौन सा हेज फंड बढ़िया है। मैंने 5 हेज फंड्स निकाले, सब में 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, हो गए पूरे 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट। देखा जाए तो ये 5 करोड़ का एक्सपोजर आप लोगों का है, मेरा नहीं है। मेरा पैसा नहीं डाला था मैंने।
पैसा आप सबका था ना, 50-50 लाख करके आप सभी ने मुझे दिया, मैंने सबको जोड़ा, 5 करोड़ किया, 5 करोड़ से 5 हेज फंड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट कर डाली। एक तरह से बोल सकते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास में पूरे 1 करोड़ रुपए नहीं भी थे, फिर भी वो लोग हेज फंड्स में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। अब मैं बताता हूं इसमें बुरी बात क्या है। इसमें बुरी बात यह है कि आप सभी ने पढ़ा है, हेज फंड का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, और आपको पता है हेज फंड फीस लेते हैं, फ्री में कुछ नहीं करते, करेक्ट। तो अगर ये 5 करोड़ रुपए हमने हेज फंड्स को दिए तो वो तो फीस लेंगे ना, तो चलो एक बार फी लग गई, फिर बाद बाकी आपको क्या लगता है मैं मुफ्त में काम कर रहा हूं आप सभी के लिए? नहीं, मैं भी मुफ्त में नहीं कर रहा, तो मैं भी इस पे एक बार और फीस लूंगा। एक बार तो फी ली गई थी, एक बार और ले ली गई। और ये क्यों हुआ समझिए, मैंने जो 5 करोड़ रुपए जहां डाले थे वो हेज फंड्स वालों ने फीस ली थी, वो तो उनका बनता ही है। और बाद बाकी मैंने भी तो आपके पैसे इन्वेस्ट किए, अपना एक्सपर्टीज यूज किया है, थोड़ा पैसा मैनेज किया है, तो यहां से जो पैसों की मैनेजमेंट वगैरह है और इन एक्सपर्टीज के लिए अगेन मैं आपसे एक फीस ले सकता हूं, इस फीस को भी मैं यहां पे आपसे चार्ज करूंगा। तो यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर में एक बात तो तय है, देयर इज अ 2 लेयर ऑफ फीस दैट एग्जिस्ट। 2 लेयर कैसे? एक हेज फंड्स ले रहा है आपसे और एक मैं ले रहा हूं, पक्का? ये तो ही इसमें एक मैं बोल सकता हूं प्रॉब्लम वाली बात कि 2 बार भैया फीस लग जा रहा है, पर फायदा भी है। फायदा तो पहला यही है कि आपको वो करने का मौका मिला जो आप अदरवाइज नहीं कर सकते थे, यानी कि हेज फंड में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। दूसरा आपको फायदा ये हो रहा है कि हेज फंड्स में भी आप देखो, आपके पास 50 लाख था, पहला तो आप हेज फंड में भी नहीं कर पाते, चलो मान लो पैसे हो जाते, आप एक हेज फंड में लगा पाते ज्यादा था। मैं आपको 5 अलग अलग हेज फंड में पैसे लगाने का भी अपॉर्चुनिटी दिया, गिवन योर रिसोर्सेस। आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। आप 50 लाख में पहला बात तो कोई एक हेज फंड में भी पैसा नहीं लगा पाते, अगर लगा पाते चलो तो ज्यादा कहां, एक में लगा पाते, पैसा कहीं से जुगाड़ करके लेके भी आ जाते। तो मैं आपके लिए कितना बढ़िया कर दिया, इवन विद लिमिटेड रिसोर्सेस मैंने आपको हेज फंड का एक्सपोजर दिया, उसमें भी हेज फंड्स में एक नहीं 5 अलग अलग हेज फंड्स में पैसे लगा दिए आपके। ये तो डाइवर्सिफिकेशन और हो गया, और ये भी इसका एक मेरिट हो गया। मेरिट नंबर 1, आपको ऐसा एक्सपोजर मिला जो आप अदरवाइज नहीं ले सकते थे। नंबर 2, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन नुकसान एक ही है, यहां पे फीस भी 2 बार लग रही है। 2 लेयर ऑफ फीस इज इन्वॉल्व। गॉट द पॉइंट? पूरी सिचुएशन आपको अब समझ में आई? तो ये जो मैंने फंड बनाया ना आप लोगों के पैसे से, 5 करोड़ रुपए से, इसी को हम लोग बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स। क्या कहते हैं? फंड ऑफ फंड्स। याद रखिए ये बात हमेशा। आई देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ अपनी मैट में इसके ऊपर में। आइए सर, फंड ऑफ फंड्स में क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है इट इज अ फंड दैट इन्वेस्ट इन हेज फंड्स। हम तो यही पढ़ के आए कि एक ऐसा फंड है जो अलग अलग हेज फंड्स में पैसे लगाता है। बहुत बढ़िया। नंबर 2, इट अलाउज स्मॉल इन्वेस्टर्स टू एक्सेस हेज फंड्स। इवन छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी हेज फंड में एक्सपोजर लेने का मौका मिलता है। दे चार्ज एडिशनल लेयर ऑफ फीस, एकदम मुझे याद था, मैंने आपको बताया। नंबर 4, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंड लास्ट है, इट हैज सम एक्सपर्टीज इन कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस ऑन हेज फंड्स। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है अपना कि यहां पे आपने बेसिकली हेज फंड्स खरीदने से पहले जो जांच और पड़ताल करनी पड़ती है ना, वो भी आपको नहीं करनी पड़ी, मैंने अपनी एक्सपर्टीज के चक्कर में वो भी कर लिया आपके लिए। तो सोचिए कितना फायदा हो गया आपको। मैंने जो आपको 5 पॉइंट्स बोले थे वो एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए ये फायदा होता है जब आप एक स्टोरी लेवल पे डेवलपमेंट करते हो किसी कॉन्सेप्ट का। मैंने फंड ऑफ फंड्स एक स्टोरी बना करके आपके सामने प्रेजेंट किया कि मैं हूं, आप हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने पैसे जोड़े, हेज फंड्स में पैसे लगाए, और बाद बाकी ये 5 पॉइंट्स मैंने उस डायग्राम में ही कवर करके आपको दे दिए थे। दिस इज हाउ थिंग्स आर टू बी रिमेंबर्ड। आपको भी इस तरह की कोई स्टोरी बनती है, बनाइए, रोज उसको यूज कीजिए अपनी पढ़ाई में, आपको फायदा होगा। खास करके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। गॉट द पॉइंट? तो चलिए, हेज फंड्स का काम अपना हो गया। मैंने फंड ऑफ फंड्स भी आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। मैंने खास तौर पे यहाँ पे 2 चीजों को इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। एक मैंने मार्क कराया था रिडेम्पशंस को, आई थिंक, करेक्ट? नहीं, स्ट्रक्चर को मैंने मार्क कराया, रिडेम्पशन भी एक इंपॉर्टेंट ही हिस्सा है, लेकिन उसके बाद में मैंने मार्क कराया फंड ऑफ फंड्स को। क्लियर है सर? बढ़िया। सो ये हुआ अपना हेज फंड्स के बारे में बेसिक स्टडीज। अब हम लोग हेज फंड की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात शुरू करेंगे।
चलिए ये हेज फंड स्ट्रैटेजीज में अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे 4 तरह की मेजर स्ट्रैटेजीज है जिनके ऊपर में हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी यहाँ पे देख रहे हो इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजी, दूसरी है रिलेटिव वैल्यू स्ट्रैटेजी, फिर मैक्रो और उसके बाद में इक्विटी हेज फंड स्ट्रैटेजी। 4 नाम है, चारों की समरी भी मैंने दी हुई है, बाद में हम वहां से भी देख लेंगे, लेकिन ये चारों नाम से ही समझ में आएगा कि इसके अंदर किस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको देखने को मिलेगी। पहला नाम है इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज, यानी कि यहाँ पे मेजरली वैसी स्ट्रैटेजीज होंगी जहां पे कोई इवेंट इन्वॉल्व है। जैसे कि पहला है आपका मर्जर स्ट्रैटेजी या मर्जर आर्बिट्राज। इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर कोई कंपनी ए है जो कि कंपनी बी को मर्ज कर रहा है अपने अंदर में, ठीक है, कंपनी ए इज अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी बी इज अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी ए इज ट्राइंग टू मर्ज कंपनी बी इनटू इट, तो ऐसे में आपको कंपनी बी को बाई करना चाहिए और कंपनी ए को सेल करना चाहिए। ये एक आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी होती है। इसके पीछे का जो फंडामेंटल है वो ये है कि कभी भी कोई भी अपनी कंपनी को तब तक नहीं बेचता जब तक उसको ओवर प्राइसिंग नहीं मिल जाए, जब तक उसको लगता है कि उसकी वैल्यू जो है उससे ज्यादा उसको वैल्यू मिल रही है। यानी कि इन मैक्सिमम डील्स द बायर इज एट the I would say losing end and the seller is at a better end, is at a winning end, करेक्ट। तो ऐसे में हम लोग हमेशा ट्राई ये करेंगे कि हमारा जो सेलर है यानी कि जो मर्ज हो रहा है द मर्जिंग एंटिटी, उसको हम लोग करेंगे बाई और जो मर्ज कर रहा है अपने में उसको हम लोग करेंगे सेल। कमिंग फॉरवर्ड अगर इसी थ्योरी पे हम बात करें, एमएनए की बात करें, तो आपको अश्वत्थ दामोदरम, ये एक बहुत बड़े मैं कह सकता हूं अपने वैल्यूएशन गुरु हैं, उनका थोड़ा बहुत सुन लेना चाहिए आपको, कभी कोई वीडियोस वगैरह देख लेना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फैन नहीं हूं टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि एक तो इंडियन अप्रोच नहीं है मेरा, आप जानते हो पढ़ाने का तरीका पूरा ये, और एग्जाम्पल्स का भी तरीका ये कि मैं आपको एक इंडियन अप्रोच देता हूँ हर चीज़ का, कि किस तरह हम पढ़ाई के साथ साथ ऑब्वियसली इंडिया में भी इसके यूज़ लेकर के पैसे कमा पाएँ। तो मेरा अप्रोच हमेशा यही रहता है। लेकिन अश्वत्थ दामोदरम फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन अप्रोच नहीं है, यूएस अप्रोच है। दूसरा, वो वैल्यूएशंस पे कुछ ज्यादा भरोसा करते हैं, इनफैक्ट वो तो वैल्यूएशन गुरु हैं। मैं मानता हूं वैल्यूएशंस अपने बस की चीज नहीं है, हम लोग सिर्फ आइडियाज या फिर हम लोग ग्रोथ को कह सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, वी कैन चेज ग्रोथ, बट टॉकिंग ऑफ वैल्यूएशंस आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, और मुझे लगता भी नहीं कि वो इतना कोई महारत वाला चीज है। वैल्यूएशन आई थिंक डज नॉट रियली वर्क, बट अगेन कुछ बोल नहीं सकते, तो उनकी अपनी जगह है। रेस्पेक्ट फॉर वॉट एवर ही डज, ही इज अ वेरी वेरी वेल नोन आई वुड से वैल्यूएशन गुरु, और ऑब्वियसली अपना और उनका कोई वो कंपैरिजन नहीं है, बट भाई ये लाइकलीनेस और नॉट सो लाइकलीनेस वाली बात है। आई डोंट रियली फॉलो टू मच, बट हाँ उनका इस मर्जर आर्बिट्राज पे काफ़ी बेहतर कहना है। उनका भी यही मानना है कि अगर कोई कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए तो उस कंपनी में उनको कभी भी कोई खरीदारी करनी नहीं है, उनको उस कंपनी से कोई वास्ता नहीं है। बेसिकली उनका भी यही मानना है कि यार जो मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं ना वो सक्सेसफुल नहीं होते, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड अ हायर प्राइस और in relative to what you should have paid for that company। तो बोलते हैं ऐसे में I don't really trust that company। तो ठीक है, उनका अपना एक ऑब्जर्वेशन है। You should read more and more about it, तब आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। जस्ट ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा बियॉन्ड बुक्स मुझे कभी कुछ बोलना होता है, इसलिए मैंने मर्जर आर्बिट्राज में अश्वत्थ दामोदरम का नाम लिया आपके सामने। नेक्स्ट अपना डिस्ट्रेस या फिर रीस्ट्रक्चरिंग। अगेन आई थिंक दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी आई वुड से करेक्ट। जहां पे आप क्या करोगे, बेसिकली कोई ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे जहां पे कोई बहुत ही बुरा दौर चल रहा है, कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग के हालात हैं लेकिन अभी तक हुए नहीं है, और आपको लग रहा है कि उस कंपनी की कुछ खास ही पिटाई हो गई है। जैसे कि इसमें बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा यस बैंक का। जैसे यस बैंक का कुछ टाइम पहले एक बैंड बजा था, काफी मार्केट में ऐसा रूमर आया था कि यस बैंक तो डूब ही जाएगा। फंडामेंटली जिन लोगों को भरोसा था कि यस बैंक ऐसा डूबेगा नहीं, कोई ना कोई उसको बचा लेगा, तो यस बैंक ना 6 रुपए के भाव तक भी गया था, 6 रुपीज पर शेयर, ठीक है। ऑब्वियसली उसका आप जानते हो 300-400 के वैल्यूज रहते थे, 6 रुपए चला गया। वैसे में अगर कोई बंदे ने इन्वेस्टिंग की होगी या किसी हेज फंड ने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो आई वुड से दे हैव एग्जैक्टली फॉलोड दिस स्ट्रैटेजी विच इज डिस्ट्रेस या फिर रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी। ये इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई गंदा इवेंट अगर कंपनी में आए, जब हालात बहुत बिगड़े हो और आपको लगता है कोई कंपनी कुछ ज्यादा ही अंडर वैल्यूड हो गई है, उस समय यू कैन बाय दैट कंपनी। उल्टा भी हो सकता है, इफ यू थिंक दैट अ कंपनी इज ओवर वैल्यूड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस समय आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हो। सो इस तरह की स्ट्रेटजीज में अगेन यू आर फोकसिंग मोर ऑन द डिस्ट्रेस सिचुएशन ऑफ अ कंपनी और अ कंपनी दैट इज डिमांडिंग अ रीस्ट्रक्चरिंग। गॉट द पॉइंट?
नेक्स्ट है एक्टिविस्ट शेयर होल्डर। ये एक अप्रोच है जहां पे बेसिकली आप किसी भी कंपनी में इतने शेयर्स खरीद लेते हो कि आप उस कंपनी में अपनी बात बेबाक रख पाओ, मतलब बेझिझक अपनी बात रख पाओ, कंपनी की मैनेजमेंट में अपनी एक जगह बुक कर पाओ। इस तरह की शेयर होल्डिंग अगर आप बना पाए तो उसे हम कहते हैं एक्टिविस्ट शेयर होल्डिंग। यहाँ पे बाई सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स टू इन्फ्लुएंस अ कंपनीज पॉलिसी इन द गोल ऑफ इंक्रीजिंग कंपनी वैल्यू। इसमें कई बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो बोलते हैं भैया क्या 51% स्टेक लेना जरूरी है? आई वुड से नो। यहां पे जवाब जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है वो है इन्फ्लुएंस करने का, यहां पे कंट्रोल की बात नहीं है, ठीक है? एब्सोल्यूट कंट्रोल इज नॉट रिक्वायर्ड बट एटलीस्ट इन्फ्लुएंस इज रिक्वायर्ड। और इन्फ्लुएंस के लिए 15-20% अगर शेयर भी हो जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात होती है। यू कैन एक्सरसाइज दैट कंट्रोल। जहां तक मेरी जानकारी है एक्टिविस्ट शेयर होल्डर में आई थिंक राकेश झुनझुनवाला इन टाइटन कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल। राकेश झुनझुनवाला आई थिंक होल्ड 7 और 8% इन टाइटन। तो वो अब फ्लक्चुएटिंग अभी पता नहीं कितना है आप जब ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन 6-7% आपका फ्लक्चुएशन रहता है। तो ऐसे में इट्स अ वेरी बिग स्टेक और उनके कहने से कंपनी डिसीजन तो लेगी अपने हिसाब से। सो यस, एक्टिविस्ट शेयर होल्डर का एग्जांपल आई वुड से राकेश झुनझुनवाला है, बट वो हेज फंड का एग्जांपल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वो अपने प्राइवेट या फिर मैं बोल सकता हूं अपने पर्सनल कैपेसिटी में इतने बड़े ओनर है, हेज फंड के तौर पर नहीं। फाइनली वी हैव स्पेशल सिचुएशन। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कंपनी अपने टुकड़े टुकड़े कर रही है जिसको हम स्पिन ऑफ बोलते हैं, या फिर मैं अपने एसेट्स बेच रही है, या फिर मैं कुछ भी कर रही है, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है यानी कि डिविडेंड्स वगैरह दे रही है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप कंपनी में अपने डिसीजन ले सकते हो। दिस ऑब्वियसली डिपेंड ऑन अ स्पेशल सिचुएशन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्पेशल सिचुएशंस। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव वैल्यू स्ट्रेटजीज की। अब यहां पे आप कोई दो इंस्ट्रूमेंट्स में साइमल्टेनियसली जो आपस में रिलेटेड भी हैं उनमें अपने एक्सपोजर्स क्रिएट करोगे। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल आपका आ गया कन्वर्टिबल आर्बिट्राज फिक्स्ड इनकम। यहां पे ये होगा कि आप एक कन्वर्टिबल डेट लोगे और उसी कंपनी की इक्विटी लोगे, ठीक है, और बुद्धि लगाओगे कि आपस में दोनों में सामंजस्य है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कन्वर्टिबल डेट एक का 5 शेयर्स आपको प्रोवाइड करेगा और उस डेट की अभी वैल्यू है 30 रुपए और हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो यार ये तो सेफ आर्बिट्राज है एक तरह से। आप उस डेट को खरीद लो 30 रुपए में, ठीक है, और बाद में वो जब कन्वर्ट होगी तो आपको 5 शेयर उसके बदले मिलेंगे, यानी कि वैल्यू मिलेगी आपको 50 रुपए के बराबर। सो अगर ऐसा कभी हो पाए, संभव हो पाए, तो यू कैन टेक योर आई वुड से एक्सपोजर इनटू इट। मैं अगेन रिपीट कर दूं, यहां पे एक्सपोजर आप दो तरह से लोगे, एक कन्वर्टिबल डेट और दूसरा उसकी इक्विटी को कंपेयर करोगे। अगर आपको लगता है अंडर वैल्यूड है तो एक्सपोजर ले लीजिए, अगर आपको लगता है ओवर वैल्यूड है तो शॉर्ट कर दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट है एसेट बैक्ड फिक्स्ड इनकम। यहां पे सर एमबीएस और एबीएस को लेकर के स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। मैं डिटेल्स में इसमें नहीं घुसूंगा बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर कि फिक्स्ड इनकम में आप किस लेवल्स तक पढ़े हो इन सब चीज़ों को, तो अभी इसके ऊपर में कोई चर्चा करने की वैसी दरकार भी नहीं है और मैं घुसूंगा भी नहीं। बस इतना याद रखना कि एसेट बैक्ड जो फिक्स्ड इनकम है उसमें आप एमबीएस और एबीएस को लेकर के अपना काम आगे बढ़ाओगे। नेक्स्ट है जनरल फिक्स्ड इनकम। ये भी सर सिंपल है, आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में या फिक्स्ड इनकम के यूनिवर्स में कोई अगर प्राइसिंग को एक्सप्लॉइट कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी रिलेटिव वैल्यूएशन स्ट्रेटजी में आएगा। हियर यू आर एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस टाइप्स। देन वी हैव वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी में आप ऑप्शंस की मदद से अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे हो एंड यू आर बेसिकली आई वुड से प्लेइंग ऑन वोलेटिलिटी। इस वोलेटिलिटी के लिए इंडिया में एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं विक्स इंडेक्स, ठीक है। ये विक्स इंडेक्स आपको इंडिया में वोलेटिलिटी मेजरमेंट बताता है। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर आप विक्स को बढ़ता हुआ अज्यूम कर रहे हैं कि विक्स बढ़ने वाला है यहां से, तो आप कोई भी ऑप्शन ले लो, वेदर इट बी कॉल और पुट, आप कमाओगे। और अगर विक्स गिर रहा होगा तो आप कॉल या पुट कुछ भी सेल कर दो तो आप कमाओगे। तो ये दोनों ऑप्शंस खुल करके आते हैं। सो आप वोलेटिलिटी के बेसिस पे भी अपनी पोजीशन ले सकते हैं। मैं अगेन फिर से बता दूं, ये सारे जो पोजीशंस दिए हुए हैं ये सब एक्टिव मैनेजमेंट के तहत है, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड है। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं लाइफ में तो ये सारी स्ट्रैटेजीज कुछ भी काम नहीं आने वाली, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं भी एक इन्वेस्टर हूं इन माय इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, इन माय इन्वेस्टमेंट लाइफ, तो ये सब स्ट्रैटेजीज मुझे ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगती, ठीक है। आम बात है, ऐसे जनरली मैं देखता हूँ बच्चे ना ये सब स्ट्रैटेजीज पढ़ करके सोचने लग जाते हैं हम भी करेंगे हम भी करेंगे। आई वुड से ये तभी करना चाहिए जब आप एक एक्चुअल में ट्रेडर हो, ट्रेडर नहीं हो तो मत करो ये सब, ठीक है। देन वी हैव मल्टी स्ट्रैटेजी। मल्टी स्ट्रैटेजी तो सिंपल है, अगर सारी स्ट्रैटेजीज का मिला करके आपने कुछ किया है तो उसे हम कहेंगे मल्टी स्ट्रैटेजी।
देन वी हैव मैक्रो स्ट्रैटेजीज। मैक्रो स्ट्रैटेजीज की अगर मैं बात करूं तो यहां हम ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स और इवेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई मेजर इकोनॉमिक ट्रेंड या इवेंट कुछ हो जाए देश में या फिर विदेश में या फिर थ्रू आउट द इकोनॉमीज, तो आप कर सकते हो इसको एम्प्लॉय। जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है कोरोना आउटस्प्रेड। जब कोरोना आउटस्प्रेड हुआ तब उस समय अपना मैं कह सकता हूं ऑयल वगैरह जो था ना, ऑयल बहुत ज़्यादा नीचे गया था और गोल्ड काफ़ी ऊपर गया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैंने ये उस समय भी एसेस कर लिया था कि ये होने ही वाला है, ऑयल नीचे जाने वाला है एंड गोल्ड ऊपर जाने वाला है। उसके पीछे मैंने रीज़न दिया था, अपने एक यूट्यूब वीडियो भी अपलोड किया था, उसमें ये बात लिखी थी उस समय कि ऑयल नीचे जाने का कारण ये था कि कोरोना की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हो रहा था, तो लॉकडाउन में ऑयल कंजम्पशन कम हो जाएगा तो ऑयल का प्राइस नीचे जाएगा, ट्रांसपोर्ट सब कुछ तो बंद था। एंड दूसरा अपना बात था गोल्ड। तो गोल्ड के केस में मैंने बोला था कि व्हेन कोरोना आउटस्प्रेड वाज देयर, स्टॉक मार्केट वाज क्रैशिंग लाइक एनीथिंग, मार्केट में बहुत नुकसान हो रहा था। सो पीपल वेर एक्चुअली डिविएटिंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट टुवर्ड्स गोल्ड, पीपल वेर इन्वेस्टिंग देयर मनी इनटू गोल्ड। ऐसे में गोल्ड का भाव बढ़ना ही था। तो मैंने ये अपने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए थे। अगर ऐसी ऑब्जर्वेशंस आप भी कुछ कर सकते हैं जिसमें आप एक ग्लोबल इवेंट या फिर ट्रेंड को समझ करके एक कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, तो अगेन यू कैन टेक दैट पोजीशन। कोई मनाही नहीं है, आप ये पोजीशन इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या करेंसी या कमोडिटी कहीं पे भी ले सकते हैं, कोई भी चीज की मनाही नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इक्विटी हेज फंड स्ट्रेटजीज, जिसमें पहला जो स्ट्रेटजी है वो है मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजी। वेल, मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जहां पे आपको पता नहीं मार्केट बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। सो यू डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, आप सिस्टमैटिक रिस्क नहीं चाहते। तो ऐसे में आप ये कर सकते हो, आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ शेयरों को बाई कर लो और कुछ शेयरों को सेल कर लो, और कुछ ऐसा हिसाब किताब बनाओ कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा है वो 0 या उसके आसपास आ जाए। ऐसा होने से आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक इम्यून हो जाएगा अगेन एनी काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। ऐसे में मैं कह सकता हूं दैट यू आर न्यूट्रल ऑन द मार्केट। मार्केट में अब चाहे जो भी हो, आपका पोर्टफोलियो अपने रफ्तार में चलेगा, अपने स्टाइल में चलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट न्यूट्रल। आइए देख लेते हैं पहला बात। अच्छा, ये चीजें याद करनी पड़ती है इसलिए मैं मार्क करा रहा हूं। आप ये जो मार्केट न्यूट्रल की स्ट्रेटजी है इसको एम्प्लॉय करते वक्त फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों की मदद लेते हो, और आप उन सिक्योरिटीज में लॉन्ग जाते हो जो अंडर वैल्यूड है यानी कि जो सस्ती हैं, और उन सिक्योरिटीज को सेल कर देते हो जो कि ओवर वैल्यूड है। आपको ओवरऑल दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, विदाउट एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क। ठीक है, विदाउट एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क यानी कि आपको अपनी ओवरऑल सिस्टमैटिक रिस्क को 0 करना है। देन वी हैव फंडामेंटल ग्रोथ। बहुत सिंपल है, नाम में ही है फंडामेंटल, यानी कि आप कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हो, फंडामेंटल या फिर टेक्निकल। जवाब है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि आप फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि कौन से स्टॉक्स ग्रोथ स्टॉक्स हैं। इसमें कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे एक बहुत पुराना नाम है ग्रोथ स्टॉक्स के चक्कर में, वो है आइशर मोटर्स, बहुत बड़ा ये ग्रोथ स्टॉक रहा। इसके बाद में आई वुड से आरती इंडस्ट्रीज, अगेन इट वाज अ वेरी गुड ग्रोथ स्टॉक, आज भी है शायद। बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, मैं कई ऐसे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं जो बहुत तगड़े ग्रोथ स्टॉक्स रहे हैं इंडिया में। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके इनको पकड़ा है, इनमें इन्वेस्टमेंट की होगी, तो हो सकता है आप पैसे बनाओ। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी अगेन यू कैन एम्प्लॉय, ये है फंडामेंटल ग्रोथ। ठीक है, देन वी हैव फंडामेंटल वैल्यू। अब ये भी बहुत सिंपल है। फंडामेंटल वैल्यू होता है जहां पे आप फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। वैल्यू इन्वेस्टिंग से वॉरेन बफे का नाम तो जुड़ता ही जुड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सर आप यहां पे फंडामेंटल एनालिसिस करके ये समझना चाहते हो कि कौन से शेयर अंडर वैल्यूड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सस्ते बिक रहे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कुछ और होनी चाहिए पर वो बहुत सस्ते हैं। ऐसे में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज इफ यू थिंक दे आर अंडर वैल्यूड। गॉट द पॉइंट? एंड बस यहां पे यही होगा, एंड यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डायरेक्शनल। क्वांटिटेटिव डायरेक्शनल में ये होता है कि आप यहां पे भी कुछ सिक्योरिटीज जो कि अंडर वैल्यूड है उनको खरीदोगे और कुछ सिक्योरिटीज जो ओवर वैल्यूड है उनको बेचोगे। अंतर बस इतना है कि यहां आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू टेक एन एक्सपोजर बिकॉज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, you are going to use technical analysis in this case. Got the point? And finally we have short bias.
आई वुड से इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, जहां पे आप मेजॉरिटी शॉर्ट कर रहे हो मार्केट में सारे शेयर्स को, कुछ एक आधा दुक्का वो भी कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो, पर मोस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इज एक्चुअली शॉर्ट। जाहिर सी बात है ये शॉर्ट बाय स्ट्रैटेजी तब आपको यूज करनी चाहिए व्हेन यू आर नॉट बुलिश बट बेरिश ऑन द स्टॉक मार्केट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा से मार्केट सिनेरियो खराब होने वाले हैं, आप मैक्सिमम स्टॉक्स में अपना एक शॉर्ट लेकर के चल सकते हो। ऑब्वियसली शॉर्ट इक्विटी सेगमेंट में करना पॉसिबल नहीं है, तो डेरिवेटिव्स वगैरह की मदद आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, यहां लिखा है प्रीडोमिनेंटली शॉर्ट पोजीशंस आर टेकन इन ओवर वैल्यूड इक्विटीज। क्लियर है? एंड देयर आर ओनली स्मॉल लॉन्ग पोजीशंस व्हिच गिव्स यू एन ओवरऑल नेगेटिव मार्केट एक्सपोजर। चलिए बढ़िया रहा। आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, प्लीज ये समरी पढ़िए। समरी में मैंने इन सारी चीजों को वापस एक बोल सकते हैं समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन करने की चेष्टा की है। प्लीज पढ़ लीजिए समरी वाला पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेज फंड्स के मैं आपको बेनिफिट्स, रिस्क और ड्यू डिलिजेंस के बारे में अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा, और उसके बाद प्राइवेट इक्विटी मुझे लग रहा है एक नए वीडियो में ही ब्रेक करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये वीडियो 50 मिनट के आसपास हो चुका है। सो प्राइवेट इक्विटी अगेन नेक्स्ट पार्ट में ही पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ हेज फंड के बारे में पोटेंशियल बेनिफिट्स, रिस्क और ड्यू डिलिजेंस पढ़ के बंद करेंगे। बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो सर हेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा है। फायदा यह है कि जब इक्विटी मार्केट डाउन है यानी कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, उस समय हेज फंड आपको बेटर कमा के देता है। क्लियर है? हेज फंड आपको बेहतर कमा करके देगा व्हेन इक्विटी मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल। अच्छा वो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। व्हेन हेज फंड्स विल डू बेटर व्हेन द इक्विटी मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल। इसका मतलब अगर आपको लग रहा है इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करने वाला है, यू कैन टेक एन एक्सपोजर इन हेज फंड्स, आपको अच्छा कमाई मिलेगा। बट उल्टा हो जाएगा, अगर इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा तो हेज फंड उससे पीछे रहेगा। ये बात भी समझिएगा। हेज फंड्स इतना तोड़फोड़ करके भी रिटर्न नहीं दे सकता कि इक्विटी मार्केट को अपने बेस्ट फॉर्म में कमाते हुए रिटर्न्स को ये बीट कर जाए, नहीं होगा वैसा। ठीक है। एंड फाइनली बात आ रही है ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट की। अगर आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप हेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम ये आएगी कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो आप कोरिलेशन देख करके अट्रैक्ट हुए थे, याद आ रहा है, लो कोरिलेशन विद ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, ये पढ़ा हुआ हमने। इसके बारे में बस एक आपको जानकारी दे दूं कि सर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता ना कोई भी तरह का, कोरोना वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो इस तरह के जब क्राइसिस आते हैं ना, तो इस तरह के क्राइसिस में ये जो लो कोरिलेशन है ना, वो अपने आप हाई कोरिलेशन में तब्दील हो जाते हैं। लो कोरिलेशन बिकम्स हाई कोरिलेशन, जिसके कारण आप जितना सोचे थे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा उतना एक्चुअल में नहीं मिलता, एंड जिसके कारण आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाता है। गॉट द पॉइंट? यानी कि सीधा सीधा कहूं तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है ये आपको आम दिन पे तो मिल जाएगा, लेकिन जब आपके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन आएगी, जब आपको डाइवर्सिफिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय ये आपको धोखा देगा। जो लो कोरिलेशन है वो अचानक से हाई कोरिलेशन हो जाएगा। यानी कि अगर मार्केट गिर रहा है, आपका ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, तो ये भी गिरेगा, ये बढ़ नहीं पाएगा। गॉट द पॉइंट? यानी कि नुकसान सब जगह होगा, एंड जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड फाइनली वी जंप इनटू द हेज फंड ड्यू डिलिजेंस एरिया। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये एकदम भी पसंद नहीं आता। इस पे मैं आरसी लिखा रहा हूं, सच्ची में मुझे पसंद नहीं आता। यहाँ क्या है वो मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन अंदर से मैं नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका जो पूरा का पूरा केस समझाया वो ये है कि हेज फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आई वुड से अगर मुझे हेज फंड पे ध्यान देना है तो सबसे पहले तो मैं यही ध्यान दूंगा कि उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके मैनेजर्स कैसा करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय करते हैं, इसके अलावा पॉजिटिव रिटर्न्स, पॉजिटिव अल्फा रिटर्न्स बना करके देते हैं कि नहीं देते। क्लियर है? एंड अगर और कुछ इंफॉर्मेशन आए, कोई बेंचमार्क की इंफॉर्मेशन आए, बेंचमार्क भी कई बार क्या हर बार ही दिए जाते हैं, तो बेंचमार्क से भी मैं कंपेयर करके देखूंगा कि हेज फंड की परफॉर्मेंस कैसे आ रही है। बेसिकली ड्यू डिलिजेंस में यही होता है कि आप मैनेजर्स, बेंचमार्क वगैरह की सारी परफॉर्मेंस की
क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल अच्छे से कर लीजिए बिफोर एक्चुअली टेकिंग एन एक्सपोजर इनटू हेज फंड। तो उसी के ऊपर मैं आई वुड से काफ़ी सारा रिकमेंडेशंस है जो आप एक बार बस पढ़ लो। मैं अंदर से नहीं पढ़ा रहा, आप बस एक बार पढ़ लो, इसी के लिए मैंने इस पे आरसी भी लिख दिया, आरसी इज रीडिंग कैटेगरी, सो जस्ट टेक अ गुड रीडिंग एंड उसके बाद आपका हेज फंड्स एक बार के लिए ओवर हो जाएगा। अभी हेज फंड से रिलेटेड थोड़ा बहुत स्टफ बाकी रहेगा, जैसे कि प्रैक्टिकल्स वगैरह कुछ बाकी हैं, 3-4 प्रैक्टिकल्स है उनको करना होगा, तो वो हम लोग आराम से करेंगे। अभी के लिए मैं कह सकता हूं हेज फंड्स ऑलमोस्ट बंद है, 85 to 90% इज ओवर। ठीक है, सो दिस इज डन एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एज वेल। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्राइवेट इक्विटी कवर करने वाले हैं और प्राइवेट इक्विटी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और मौका मिला तो आगे रियल एस्टेट वगैरह में भी घुसेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक पढ़ाई करते रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। सी यू देन, बाय बाय।